बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है फंक्शन। ठीक है, और फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आपको कुछ ग्राउंड्स बना देता हूं आपकी, ताकि आप जो है फंक्शन को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक ऑफ फंक्शन, first of all you have to understand what is Cartesian product. Students, if A and B be any two sets, Cartesian product को डिफाइन करने से पहले स्टूडेंट्स हमें पहले दो कोई भी सेट्स लेने हैं, A and B any two sets, then the Cartesian product of A क्रॉस B, मतलब कहने का कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को जो डिनोट करेंगे वो A क्रॉस B से करेंगे, ऑफ A एंड B इज द सेट। कि हम सेट में एलिमेंट किस तरह लिखेंगे, वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखेंगे, मीन A कॉमा B सच दैट A फर्स्ट एलिमेंट जो होगा बेटा वो बिलोंग करेगा फर्स्ट सेट से, और सेकंड एलिमेंट जो ऑर्डर्ड पेयर में आएगा वो बिलोंग करेगा सेकंड सेट से। ठीक है, तो यहां पे भी हमने जनरलाइज बात लिखी है कि A कॉमा B जो कि ऑर्डर्ड पेयर में लिखा है कि तमाम जो फर्स्ट एलिमेंट है जो स्मॉल a है वो बिलोंग करना चाहिए कैपिटल A से, और स्मॉल b बिलोंग करना चाहिए कैपिटल B से। ओके, तो स्टूडेंट्स अब मैं एक एग्जांपल पे चलता हूं जिससे आपको ये बात ज्यादा समझ आएगी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह लिखते हैं। बेटा मैंने यहां पे एक फंक्शन लिया है, एक पोलिनोमियल ऑफ x लिखा, या आप f ऑफ x कह लें, यहां पे ज्यादा बेस्ट रह जाएगा कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, और वो इक्वल टू लिखा है मैंने x प्लस 5। बेटा यहां पे x जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मीन कहने का कि x की जगह पे मैं कुछ भी खुद से पुट कर सकता हूं। मैंने लेट कर लिया यहां पे 1 2 3, यहां पे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, और उसके साथ साथ जो y होता है बेटा वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। किस तरह डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि जब मैं x की जगह पे 1 पुट करता हूं, जब यहां पे फर्स्ट टाइम तो 1 पुट करूंगा तो यहां पे भी x की जगह 1 आ जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आंसर 6 आ जाएगा, एक चीज। ठीक है, इसी तरह से बेटा जब मैं 2 पुट करता हूं यहां पे x की जगह पे, तो यहां पे 2 आएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, तो y का आंसर 7 आ जाएगा। सिमिलरली जब मैं x की जगह पे 3 पुट करता हूं, 5 और 3 हमारे पास बेटा 8 हो जाएगा, तो y का आंसर यहां पे 8 आ जाएगा। तो यहां पे आप नोट कर रहे हैं कि जैसी वैल्यू मैं x की पुट कर रहा हूं वैसा ही आंसर मेरे पास y का आ रहा है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि हमारे पास जो वैल्यूज x है वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट हैं, हम खुद से कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है कि x पे डिपेंड करता है। ओके, तो हमने जो एलिमेंट्स पुट करते हैं बेटा उसको हम इनपुट कहते हैं आम लैंग्वेज में। ठीक है, लेकिन यहां पे हम उसको जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे, और वो क्या होगा, इस तरह हम सेट में लिख लिया 1 2 3 को, और जो उसका आंसर आ रहे हैं बेटा उसको भी हमने एक सेट में लिख लिया 6 7 8। ठीक है जी, अब मैं इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखता हूं। वहां पे मैंने शुरू में बोला था A क्रॉस B, क्योंकि सेट्स मेरे पास A B थे, लेकिन यहां पे बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट में मेरे पास x और y है, तो मैंने x क्रॉस y लिखा है। ठीक है, तो यहां पे इन कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे कैसे बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले x का एलिमेंट को फिक्स कर लेंगे। मैंने यहां पे 1 को फिक्स कर लिया, मीन 1 के पहले लिखूंगा और उसके साथ भी इधर से 6 एलिमेंट लिखूंगा। सिमिलरली फिर 1 लिखूंगा, फिर उसके साथ 7 लिखूंगा, फिर 1 लिखूंगा, फिर उसके बाद यहां पे 8 लिखूंगा। मीन कहने का कि एक एलिमेंट आपने फिक्स कर लेना है पहले बेटा आपने, और उसके बाद बाकी सारे सेट जो नेक्स्ट सेट आ रहा है उसके सारे एलिमेंट्स यहां पे लिख लेने हैं। तो बेटा यहां तक 8 तक अपने एलिमेंट्स लिख लिए। सिमिलरली बेटा आप सेकेंड एलिमेंट को लेट करेंगे, यहां पे 2 आपने फिक्स कर लिया, तो 2 के साथ एक बार 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर एक बार 8 आएगा, 2 6 2 7 एंड 2 8। तो बेटा ये हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे, और इसी तरह से हम लास्ट पे 3 फिक्स करेंगे, तो 3 जब फिक्स करेंगे एक बार 6 आएगा, इसके साथ एक बार 7 आएगा और एक बार 8 आ जाएगा। तो ये टोटल हमारे पास ये ऑर्डर्ड पेयर बन गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये बेटा 9 हमारे पास यहां पे ऑर्डर्ड पेयर बन गए हैं। ठीक है, x क्रॉस y। ठीक है, आप वैसे भी आपको कैसे पता चलेगा कि ऑर्डर्ड पेयर कितने बनेंगे, तो बेटा इसके लिए आपने देखना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट x वो कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट x
बेटा वो हमारे पास है 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट y बेटा वो भी हमारे पास है 3। तो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स कितने होंगे x क्रॉस y, बेटा हम 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे तो वहां से 9 आंसर आ जाएगा। दिस शोज डैट कि हमारे पास उतने एलिमेंट्स जो हैं वो x क्रॉस y में मौजूद होंगे। तो ये हमारे पास MCQs पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, तो बेटा अब यहां पे जब ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट इस तरह हम बनाते हैं। ठीक है, अब यहां पे जो फर्स्ट एलिमेंट होता है हमने यहां पे, अब देखें मैंने लेट कर लिया यहां पे कि मैंने कहा 1,6, ठीक है, यहां पे कह दिया साथ मैंने 2,7, ठीक है, अपनी तरह से लेट कर लिया, और 3,8। ये मैंने 3 एलिमेंट्स लेट कर लिए जो कि सबसेट हैं, मतलब ये तीनों मैंने ले लिया खुद से। मैंने कहा कि 3 सबसेट हैं इस बड़े कार्टेशियन प्रोडक्ट के, इस बड़े सेट के। ये भी सेट था एक, मतलब ये इसका एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये क्योंकि ये पूरा पेयर की फॉर्म में लिखा हुआ है तो ये एक एलिमेंट बना, ये भी एक एलिमेंट है सारा, ये भी एक सारा एलिमेंट है, ये भी सारा एक एलिमेंट है, क्योंकि पेयर की फॉर्म में। तो अब मैं कह सकता हूं ये एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट और ये एक एलिमेंट, ये तीनों एलिमेंट सबसेट हैं इस बड़े सेट के। तो ये मैंने ये लिखा कि सबसेट ऑफ x क्रॉस y, मतलब x और y का कार्टेशियन प्रोडक्ट के वो ये लिखे मैंने। सबसेट आपको पता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ऐसा सेट जिसके सारे के सारे एलिमेंट एक बड़े सेट से आ रहे हो, तो ये एक ऐसा सेट है जिसके सारे के सारे एलिमेंट इस सेट से आ रहे हैं। तो अब बेटा इसमें डोमेन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगी, जो बेटा ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट होंगे बेटा वो सारे के सारे डोमेन होंगे 1 2 3। इसी तरह जो कार्टेशियन प्रोडक्ट की रेंज क्या होगी, जो सेकंड एलिमेंट होंगे वो बेटा रेंज होगी 6 7 एंड 8। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। अब बेटा यहां पे मैं चलता हूं फंक्शन की। अच्छा, यहां पे नोट बता दूं कि नोट में बेटा a क्रॉस b और b क्रॉस a इन जनरल ये इक्वल नहीं होते। मतलब अगर मैं पहले सेट a लिख लूं, बाद में सेट b लिखूं और उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लूं, ठीक है, और इसी तरह मैं अगर पहले b लिख लूं और उसके बाद a लिखूं तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लूं, तो इन दोनों का आंसर सेम नहीं आएगा। मतलब कहने का यही है कि अगर x क्रॉस y मैंने निकाला है तो ये एलिमेंट बनते हैं, अगर मैं y क्रॉस x निकालूं तो फिर ये नहीं बनेंगे, बल्कि ये उलट हो जाएंगे। 6 पहले आ जाएगा, 1 बाद में आएगा, 7 पहले आ जाएगा, 1 बाद में आएगा, 8 पहले आ जाएगा, 1 बाद में आ जाएगा। ठीक है, तो इन जनरल ये इक्वल नहीं होते, बेटा ज़हन में रखनी है। दूसरे नंबर पर बात बेटा a क्रॉस b इक्वल टू खाली सेट होगा। अगर आइदर a सेट जो है वो खाली सेट के बराबर हो और या b सेट खाली सेट के इक्वल हो। मतलब कहने का कार्टेशियन प्रोडक्ट खाली सेट के इक्वल उस वक्त होगा कि अगर दोनों में से एक सेट खाली सेट हो। जाहिर बात है बेटा, अगर x यहां पे फर्ज करें खाली सेट है तो y के साथ आप बना ही नहीं सकते, या y खाली सेट है तो x के साथ जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं बना सकते। ठीक है, होपफुली आपको ये कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ आ गई होगी। फंक्शन या इसको जो है वो कुछ मैथ्स के सब्जेक्ट में मैपिंग भी कहते हैं। तो मैथ्स के कुछ कोर्सेज में जैसा कि मैथ्स में रियल प्योर मैथ में बेटा हम फंक्शन को एज ए मैपिंग बोलते हैं, और नॉर्मल कैलकुलस में हम उसको फंक्शन ही बोलते हैं। एनी हो, फंक्शन या मैपिंग क्या होती है? इफ a एंड b be two नॉन एम्प्टी सेट्स। सबसे पहले बेटा जब फंक्शन को डिफाइन करना है तो उसके लिए आपको पहले 2 नॉन एम्प्टी सेट लेने होंगे। a और b 2 नॉन एम्प्टी सेट लेने हैं। मीन कहने का कि खाली सेट नहीं लेने। फंक्शन फ्रॉम a टू b, a से b की तरफ फंक्शन इज अ रूल, एक ऐसा रूल होगा दैट असाइंस ईच एलिमेंट ऑफ सेट a विद अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट b। के सेट a का हर एलिमेंट सेट b के यूनिक एलिमेंट से अटैच होगा। इन सिंबल वी राइट f सच दैट a गोज टू b। ओके, अब बेटा इसको समझाने के लिए मैं जो है वो एक एग्जांपल देखता हूं। जैसा कि अभी हमने पढ़ा है कि मैंने कह दिया लाइक सेट x के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और y के अंदर 6 7 8। नॉर्मली बेटा फंक्शन को समझाने के लिए हम इस तरह सेट्स को लिख लेते हैं। वैसे तो हम सेट को लिखते हैं करली ब्रैकेट में या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में, लेकिन फंक्शन को समझाने के लिए हम इस तरह लिख लेते हैं। तो 1 2 3 जो मैंने एलिमेंट्स x के लिए थे यहाँ पे 1 2 3, और जो y के एलिमेंट 6 7 8 वही मैंने यहाँ पे लिख लिए। तो अब मैंने जो ऑर्डर्ड पेयर बनाए थे यहाँ पे वो यही लिए थे ना मैंने, 1,6 2,7 एंड 3,8। मीन कहने का कि 1 अटैच होता है 6 के साथ, 2 अटैच होता है 7 के साथ और 3 अटैच होता है 8 के साथ। मैंने यही बात यहाँ पे लिख ली स्टूडेंट्स
कि वन एफ जब ऑपरेट होता है 1 के ऊपर, एफ जब ऑपरेट होता है 1 के ऊपर तो बेटा आंसर आता है वहां पे 6। जब एफ ऑपरेट होता है 2 के ऊपर तो आंसर आता है 7। जब एफ ऑपरेट होता है 3 के ऊपर तो आंसर आता है 8। इसका मीनिंग ये है कि एफ जब ऑपरेट होता है 1 के ऊपर तो आंसर आता है 6, एफ ऑपरेट होता है 2 के ऊपर तो आंसर आता है 7, एफ ऑपरेट होता है जब 3 के ऊपर तो आंसर आता है 8। किस तरह पता चला कि बेटा आपने अभी जो मैंने समझाई थी बात आपको, ये जो मैंने फंक्शन लिखा था शुरू में, मैंने यहाँ पे एक y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मैंने लिखा था, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो कि हमारे पास वैल्यू थी x प्लस आई थिंक सो 5 थी, x प्लस 5 थी, ठीक है। अब यहाँ पे जब x की जगह पे मैंने जब 1 पुट किया तो यहाँ पे बेटा 1 आएगा तो आंसर 6 बन गया। जब x की जगह पे 2 पुट किया, मतलब जब ये एक मशीन समझ लें आप इसको, लाइक दिस, कि मैं कहता हूं जैसे ये हमारे पास एक यहां से हमने इनपुट दी है, ये है इनपुट, ये मशीन है हमारे पास f, मतलब ठीक है। f जब ऑपरेट होता है इस इनपुट के ऊपर, मतलब यहां पे जो f लिखा हुआ है मशीन के अंदर जो भी एलिमेंट लिखे हुए हैं, ठीक है, जब f ऑपरेट होता है इस इनपुट के ऊपर तो वहां से जो रिजल्ट देता है वो आउटपुट देता है हमें, आउटपुट, ठीक है जी स्टूडेंट्स। मीन सिंपली कि हम अगर कोई हमारे पास ये कोई आप कह सकते हैं कि फैक्ट्री लगी हुई है कोई, ठीक है, इंडस्ट्री है, उसको हम कोई इनपुट देते हैं, ठीक है, मतलब उसमें कुछ चीज डालते हैं तो उस इंडस्ट्री की मशीन में, कोई भी मशीन ले लें, उसमें जब चीज डालते हैं तो वहां से हमें कोई ना कोई आउटपुट रिजल्ट मिलता है। इसी तरह से आप ये समझ लें कि यहां पे हमारे पास जब कोई चीज इनपुट 1 2 3 ये इनपुट मैंने डाली यहां पे फंक्शन के अंदर, तो मेरे पास रिजल्ट 6 7 और 8 आ गया। तो उसी के साथ इसकी अटैचमेंट बना दी, 1 मिल गया 6 के साथ, 2 मिल गया 7 के साथ, 3 मिल गया 8 के साथ। तो इस तरह हमारे पास होता है कि सेट x का हर एलिमेंट, फंक्शन में क्या होता है स्पेशली, सेट x का हर एलिमेंट सेट y के यूनिक एलिमेंट से अटैच होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि कोई फर्ज करें जैसे 3 है, इसकी अटैचमेंट किसी एलिमेंट के साथ ना हो सेट y के। फंक्शन के लिए लाजमी होगा कि सेट x का हर एलिमेंट सेट y के यूनिक एलिमेंट से, मतलब एक एलिमेंट से अटैच होगा। ऐसा नहीं होगा कि 3 8 के साथ अटैच भी हो रहा है और 3 7 के साथ अटैच भी हो रहा है, तो वो गलत हो जाएगा, या 3 6 के साथ अटैच भी हो रहा है, वो गलत हो जाएगा। समझ आ गई बात की। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फंक्शन की क्या होती है बेटा, फर्ज करें मैंने एक ग्राफ, यही y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, ये मेरे पास एक फंक्शन है, x एक्सिस और y एक्सिस मैंने ड्रॉ किया, ये मैंने फर्ज किया कि ये इसकी कर्व बनती है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 की। तो ग्राफिकली हम कैसे चेक करेंगे, हमें कुछ ना मिला हो, हमें सिर्फ एक ग्राफ दिया हो, ठीक है, मतलब सिर्फ हमें ये एक फंक्शन दे दिया हो, ठीक है, उसका ग्राफ, मतलब इस फंक्शन का हमें एक सिंपली ग्राफ दे दिया जाए ये वाला, और कहा जाए कि जी आप बताओ कि ये जो है वो फंक्शन है ये नहीं, तो हम वहां पे क्या करेंगे, इसका ग्राफ बेटा ये जो मैंने ब्लैक लाइन लगाई है ये इसका ग्राफ है, ये जो दूसरी लाइन है जो मैंने, वो इसका ग्राफ नहीं, वो सिंपल मैंने नेक्स्ट प्रोसेस किया हुआ है। मतलब कहने का कि हमने y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, खुद से हमने y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, ये y एक्सिस है, इसके पैरेलल लाइन y एक्सिस के ये पैरेलल लाइन, ये लाइन होगी। जब ड्रॉ करेंगे तो बेटा अगर तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन जो है ग्राफ के एक पॉइंट पे कट कर रही है, ग्राफ के अगर एक पॉइंट पे कट कर रही है तो हम बोलेंगे कि हमारे पास वो ये फंक्शन है, अदरवाइज हम कहेंगे फंक्शन नहीं है। मतलब कहने का कि अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही हो तो फिर हम फंक्शन कहेंगे नहीं है। 1,6 एक पॉइंट ये है, एक 2,6 और 3,8, ये मैंने जो पॉइंट्स यहाँ पे थे 1,6 2,7 और 3,8 मैंने यहाँ पे ग्राफ के ऊपर ड्रॉ किए हुए। सिमिलरली बेटा यहां पे मैं अगर कहता हूं तो मैं कह सकता हूं यहां पे इट इज अ फंक्शन, ये फंक्शन है, ओके। अब बेटा यहां पे ये मेरे पास एक ग्राफ, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने ड्रॉ किए हुए, ये मेरे पास एक ग्राफ मैंने ड्रॉ किया किसका, फंक्शन का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये एक पैराबोला है उसका मैंने ग्राफ ड्रॉ किया। तो हम वही चेक करेंगे क्या ये फंक्शन है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस के पैरेलल मैंने खुद से ड्रॉ की ग्राफ के ऊपर, ठीक है, सिंपली ग्राफ हमारे पास ये ब्लैक वाला है, ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर एक लाइन y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की। पैरेलल किसको बोलते हैं कि जैसे ये है, जैसे रेल की गाड़ी, जैसे रेल गाड़ी है, ठीक है, वो जिस पटरी पे चलती है, ठीक है, तो वो दोनों लाइनें पैरेलल हैं। पैरेलल मतलब जो कभी भी एक दूसरे को मीट ना कर सके, मतलब ये दो लाइनें
पैरेलल हैं, ये कभी ना जाके मिले, ऐसे ही चलती रहे हमेशा, ठीक है। तो ये लाइनें पैरेलल हैं। तो मैंने ये लाइन मैंने परपेंडिकुलर लाइन जो कि पैरेलल है वाई एक्सिस की वो ड्रॉ की और देखा कि ये 2 पॉइंट पे ग्राफ के कट कर रहा था। तो हमने अभी फंक्शन हमने पढ़ा था कि ग्राफिकली फंक्शन को चेक करने का मेथड कि अगर ग्राफ के ऊपर वाई एक्सिस वाली लाइन जो है, जो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, वो अगर एक पॉइंट पे कट करे तो फंक्शन होगा। जैसे यहां पे एक पॉइंट पे कट की तो मैंने बोला कि फंक्शन है। अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करे, जैसे 2 पॉइंट पे कट कर गई, तो फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। ओके, ठीक है। अब सिमिलरली बेटा यहां पे मैंने एक और पैराबोला की ग्राफ, पैराबोला ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, उसकी मैंने ग्राफ ड्रॉ करवाया। तो बेटा ये मेरे पास उसका ग्राफ है पैराबोला का, इस इक्वेशन का। तो मैंने इसके वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की और एक पॉइंट पे कट हुआ, तो फिर मैं बोलूंगा कि ये एक फंक्शन है, ठीक है जी, ये एक फंक्शन है। मतलब कहने का कि हमें अगर ग्राफ कोई बना के दे दे और पूछ ले हमसे कि ये फंक्शन है या नहीं, तो हम उस वाई एक्सिस की पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और अगर एक पॉइंट पे कट करेगी तो हम बोलेंगे फंक्शन है, अदरवाइज हम बोलेंगे फंक्शन नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ये फंक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बेटा जो है वो टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या है, फंक्शन की टाइप्स कितनी है, ठीक है। अब फंक्शन की बेटा फर्स्ट टाइप है इनटू फंक्शन। वो क्या होता है इनटू फंक्शन? पहले बेटा मैं बता देता हूं, आपको वैसे पता है कि जैसे यहां पे एक मेरे पास एक सेट ए है और एक सेट बी है। मैंने एग्जांपल से बात समझानी शुरू करता हूं ताकि डेफिनेशन समझना आपके लिए आसान हो जाए। एक मेरे पास सेट ए है और एक सेट बी है। सेट ए के अंदर एलिमेंट्स 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं और सेट बी के अंदर भी एलिमेंट्स वही लिखे हुए हैं। अब जब एफ ऑपरेट होता है 1 के ऊपर तो आंसर वहां से देता है 2। ओके, जब एफ ऑपरेट होता है 2 के ऊपर तो आंसर देता है वहां पे 1। मतलब कोई भी हमारे पास यहां पे, जैसे पिछले सवाल में मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला था कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है। मेरे पास एक मशीन है, जैसे मैंने आम लैंग्वेज में बताया कि मशीन है। मैथ्स में हम इसको बोलेंगे कि हमारे पास ये एक इक्वेशन लिखी हुई है, अलजेब्रिक इक्वेशन है, ठीक है। उसके रिस्पेक्ट हम ये फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। लेकिन यहां पे अब कैसे मैंने बनाया, ये मैंने जनरल वैसे समझाने के लिए बना दिया है, कुछ भी यहां पे हो सकता है। ओके, तो एफ जब ऑपरेट होता है 3 के ऊपर तो बेटा आंसर आएगा वहां पे, मैंने क्या दिया 3। एफ जब ऑपरेट होता है 4 के ऊपर तो आंसर आता है वहां पे 2। अब हमने नोट किया कि सेट ए का हर एलिमेंट, पहली बात हमने देखनी है कि क्या इनटू फंक्शन चेक करने से पहले क्या ये पहले फंक्शन है। अगर तो फंक्शन होगा फिर ही हम इनटू फंक्शन की तरफ या आगे किसी और स्टेप की तरफ जाएंगे। तो बेटा हमने डेफिनेशन फंक्शन की ये पढ़ी थी कि सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के सिंगल एलिमेंट से अटैच हो। हमने नोट कर ली बात ये कि ए का, पहली बात है कि इससे भी पहले अपने देखना है कि क्या दोनों सेट ए और बी नॉन एम्प्टी हैं, मतलब खाली तो नहीं है, खाली नहीं है, इट्स ओके, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन हमने चेक करनी है कि सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के हर सिंगल एलिमेंट से अटैच है, यूनिक एलिमेंट से अटैच है। अब इसका हर एलिमेंट अटैच है किसके एलिमेंट, सेट बी के। अब देखें 3 अटैच है 3 के साथ, 2 अटैच है 1 के साथ, 1 अटैच है 2 के साथ और 4 अटैच है 2 के साथ। मतलब यूनिक एलिमेंट से, मतलब 4 का यूनिक इमेज है 2, 3 का यूनिक इमेज है, 2 का यूनिक इमेज है, 1 का यूनिक इमेज है, मतलब सिंगल एलिमेंट से अटैच है। लेकिन ये 4 आखिर पे रह जाता है, ठीक है। तो ऐसा फंक्शन इनटू फंक्शन कहलाता है कि अगर हमारे पास अगर हमारे, बेटा एक और बात बता दूं साथ ही आपको मैं कि बेटा ये जो सेट बी के एलिमेंट होते हैं उसको हम रेंज बोलते हैं। सेट बी के एलिमेंट वो वाले एलिमेंट जिनके साथ अटैचमेंट होती है, जैसे 2 के साथ अटैचमेंट हुई, 1 के साथ अटैचमेंट हुई, 3 के साथ अटैचमेंट, लेकिन 4 के साथ अटैचमेंट नहीं हुई, ठीक है। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि ये इतने एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होंगे, ये रेंज होंगे। और जिनके साथ अटैचमेंट नहीं हुई, मतलब सारे का सारा सेट जो होगा सेट बी, वो बेटा याद रखिएगा वो कोडोमेन होगा। क्या होगा, कोडोमेन होगा। ओके, जिनके साथ अटैचमेंट होती है बेटा वो रेंज होती है, जो पूरा सेट होता है सेट बी वो रेंज होता है बेटा। पूरा सेट कोडोमेन होता है, सॉरी, और जिनके साथ अटैचमेंट होती है वो रेंज होता है बेटा। अगर तो रेंज सब सेट हो कोडोमेन का
मतलब रेंज सबसेट हो कोड डोमेन का, या हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि रेंज इक्वल ना हो सेट बी के, तो वो फंक्शन इनटू होगा। जैसे देखें यहां पे मैंने पहले बोला कि पहले इफ अस फंक्शन एफ सच दैट ए गोज टू बी इज सच दैट, मतलब पहले बोला कि हमारे पास इनटू फंक्शन को डिफाइन करने से पहले कि एफ एक फंक्शन है ए से बी की तरफ, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि डोमेन इक्वल है सेट ए के, बट रेंज ऑफ एफ जो है वो सबसेट है बी का, मतलब जो आंसर आ रहा है रेंज ये वाला 1 2 3 ये सब है, छोटा है किसका, सेट बी का, जो सेट बी बड़ा है, ठीक है। मतलब रेंज के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से आ रहे थे, 1 2 3, और सेट बी के अंदर एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। तो मीन सेट बी ये जो रेंज 1 2 3, ठीक है। तो सेट बी के सारे रेंज के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर मौजूद है, तो हम बोलेंगे कि रेंज ऑफ एफ सबसेट है बी का, या डेट इज इसका मतलब है कि रेंज ऑफ एफ इक्वल नहीं है बी के। अब इक्वल की डेफिनेशन भी आपने पढ़ी है, ठीक है, कि दो सेट इक्वल कब नहीं होते, जब सेट इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर मौजूद ना हो और वही मौजूद ना हो, ठीक है। तो सो हम कह सकते हैं एफ इज इनटू फंक्शन, ठीक है। या फिर हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि एक फंक्शन एफ सच दैट ए गोज टू बी इज कॉल्ड इनटू फंक्शन इफ रेंज ऑफ एफ इक्वल नहीं हो बी के, मतलब रेंज इक्वल ना हो सेट बी के, या फिर रेंज ऑफ एफ सबसेट हो बी का, या फिर हम कह सकते हैं रेंज ऑफ एफ सबसेट हो कोड डोमेन ऑफ एफ का। तो ये बेसिकली ये कोड डोमेन सारा सेट है, रेंज जो है वो ये इतना है जिसके साथ अटैचमेंट होती है, तो रेंज यहां पे वाकई सबसेट है कोड डोमेन ऑफ एफ का, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये एग्जांपल बनती है इनटू फंक्शन की, जिस फंक्शन में इस तरह की अरेंजमेंट बन रही हो तो बेटा उसको हम बोलेंगे इनटू। तो यहां पे हमने पहले जो मैंने सेटलमेंट यहां बनाई थी कि 1 की अटैचमेंट हो रही है 2 के साथ, वो यहां लिख दिया, 2 की अटैचमेंट हो रही है 1 के साथ, वो भी यहां पे लिख दिया, 3 की अटैचमेंट हो रही है यहां पे 3 के साथ, वो भी लिख दिया, 4 की अटैचमेंट हो रही है 2 के साथ, वो भी मैंने यहां पे लिख दी। तो अब पहले एलिमेंट जो होंगे, पहला एलिमेंट ये बेटा हमारे पास जो है वो डोमेन कहलाएगा, और जो सेकंड एलिमेंट होंगे वो बेटा हमारे पास यहां पे रेंज होगा 2 1 3 एंड 2 2 1 3, और यहां पे ये आएगा 2 है यहां पे, ये नहीं आएगा यहां पे, सॉरी, ठीक है। समझ आ गई बेटा, 2 एक एलिमेंट 2 1 एंड 3, 1 2 एंड 3, ये मैंने सेट बी के अंदर एलिमेंट्स लिख लिया। अब 2 यहां पे आ रहा है, ठीक है, 4 अटैच हो रहा है 2 के साथ, लेकिन अब बेटा 2 को यहां नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर लिखता हूं तो वो सेट ही नहीं बनेगा, क्योंकि सेट के अंदर एलिमेंट रिपीट ही नहीं होता, मतलब 1 टाइम आता है 2, तो ये हमारे पास सेट बी बन जाएगा। तो सो इसको देखते हुए, इस मैकेनिज्म को देखते हुए हम कह सकते हैं कि एफ हमारे पास इनटू फंक्शन है। समझ आ गई कि ये डेफिनेशन जो इनटू फंक्शन की है, ये दो डेफिनेशन लिखवाई, दोनों में से एक भी बात अगर होल्ड कर जाए किसी सेट के अंदर, किसी फंक्शन के अंदर, तो हम बोलेंगे वो इनटू फंक्शन है। सेकंड, ऑन टू फंक्शन क्या होगा बेटा, ऑन टू फंक्शन के लिए सिंपली ये बात होगी कि पहले हम देखेंगे कि क्या वो फंक्शन है एफ सच दैट ए गोज टू बी इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन, मतलब पहले फंक्शन है फिर उसके बाद वो ऑन टू होगा उस वक्त कि अगर रेंज ऑफ एफ इक्वल होगी कोड डोमेन ऑफ एफ के, मतलब कहने का कि जो रेंज है वो कोड डोमेन के इक्वल हो, मतलब जो आंसर रेंज का आए वही आंसर कोड डोमेन का हो, तो हम बोलेंगे वो ऑन टू फंक्शन। लाइक दिस, मैं एग्जांपल देता हूं यहां पे 1 2 2 2 3 1 4 3, बेटा ये मैंने ऑर्डर्ड पेज अटैचमेंट लिख ली है, जैसे 1 2 3 4, यहां से देखें ज्यादा समझ आ जाएगी। इसी तरह मैंने यहां पे लिख दी सेट बी, ठीक है। अब 1 अटैच हो रहा है 2 के साथ, 2 अटैच हो रहा है 2 के साथ, 3 अटैच हो रहा है 1 के साथ, और 4 अटैच हो रहा है 3 के साथ। अब ये अटैचमेंट जिनके साथ हुई है, ठीक है, वो तो हमारे पास कहलाएंगे रेंज, ठीक है, और टोटल सेट जो होगा सेट बी वो होगा को डोमेन ऑफ फंक्शन एफ, ठीक है। तो यहां पे हमने देखा कि रेंज भी वही है और कोड डोमेन भी वही है, तो हम बोलेंगे कि हमारे पास वो ऑन टू फंक्शन होगा। तो यहां पे मैंने वही बात लिख दी है, सेट ए यहां लिख दिया, सेट बी यहां लिख दिया, तो ये मैंने अटैचमेंट बना के लिख दिया फंक्शन की, तो बेटा उसको बोलेंगे हमारे पास एफ ऑन टू होगा, या इसका एक दूसरा नाम है सरजेक्टिव फंक्शन। ऑन टू का बेटा याद रखिएगा एक दूसरा नाम है, वो है सरजेक्टिव फंक्शन, ओके। 1 to 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन वो क्या होते हैं, एक फंक्शन बेटा एफ सच दैट ए गोज टू बी इज सेट टू बी ऑन टू 1 to 1, या फिर इंजेक्टिव उसको कहते हैं होगा इफ अगर हम क्या करें कि बेटा हमारे पास दो एलिमेंट
जो कि अगर मैं यहां पे सेट ए में से एक एलिमेंट लूं, ठीक है, और जब सेट ए में से एलिमेंट लूं उसकी अटैचमेंट बने सेट बी के एलिमेंट के साथ डायरेक्ट। मतलब कहने का कि बेटा अगर मैं यहां पे देखें एग्जांपल यहां पे एक कि मैंने यहां पे लिख दिया ए और बी, दो सेट लिखनी है, ठीक है। अब ए का हर एलिमेंट सेट बी के सिंगल एलिमेंट से अटैच है, मतलब 0 अटैच है 1 के साथ, 1 अटैच है 2 के साथ, 2 अटैच है 3 के साथ। मतलब कहने का कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस। ऐसा ना हो कि 1 का इमेज, मतलब कहने का एक मैं अगर एक एलिमेंट और लिखता हूं, 3 एलिमेंट लिखता हूं, ऐसा ना हो कि 3 का इमेज 3 बन जाए, ठीक है। मतलब कहने का कि सिंपली हर एलिमेंट का जो इमेज हो वो सिंगल बने यहां पे, ठीक है। मतलब अगर मैं कहता हूं यहां पे एक और एग्जांपल लिखता हूं, मतलब अगर मैं 3 लिख देता हूं यहां पे, तो वो 3 इस 3 से अटैच ना हो, ठीक है। वो फंक्शन तो होगा अटैच होने से, लेकिन 1-to-1 फंक्शन नहीं होगा, या इंजेक्टिव उसका दूसरा नाम है, वो नहीं होगा, क्योंकि उसकी डेफिनेशन ये है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस। ओके, ये मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, बाद में फिर मैं ये डेफिनेशन जाता हूं। और इसकी दूसरी डेफिनेशन है a function f such that a goes to b is said to be 1-to-1, ठीक है, 1-to-1 if distinct element have डिस्टिंक्ट इमेजेस। ओके स्टूडेंट्स, अब ये मैंने समझा दिया। अब मैं चलता हूं इस डेफिनेशन पे जो मैंने यहां लिखी हुई है। बेटा वो डेफिनेशन ये है कि हम सेट ए में से कोई से 2 एलिमेंट लेंगे, सेट ए में से कोई से 2 एलिमेंट लेते हैं। मतलब कहने का कि ये जो सेट ए है इसमें से मैंने 2 एलिमेंट लिए ए और बी, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि ये एलिमेंट्स ए और बी मैं इनके ऊपर एफ ऑपरेट करवाता हूं। मतलब कहने का कि एफ ऑपरेट करवाता हूं ए के ऊपर भी और एफ ऑपरेट करवाता हूं बी के ऊपर भी, ठीक है। दोनों का आंसर, इसका आंसर फर्ज करें आता है 1, इसका आंसर भी आ जाता है 1, तो मतलब दोनों फिर सेम हो गए, मतलब सेम हो गया ना, इनका आंसर सेम आ गया। तो उस सूरत में अगर तो 1-1 आ जाए आंसर इनका, तो हम कह सकते हैं कि ये जो एलिमेंट्स लिए थे ए और बी वो भी 1-1 ही थे, वो भी 1-1 ही थे। समझ आई बात की? मैं दोबारा बोल देता हूं बेटा कि 2 एलिमेंट लिए हमने सेट ए से, ठीक है, और मैं ये कह रहा हूं कि हमने उन दोनों एलिमेंट्स पे फंक्शन ऑपरेट करवाया, एफ ऑपरेट करवाया ए के ऊपर भी और एफ ऑपरेट करवाया बी के ऊपर भी, दोनों का आंसर सेम आ जाए। मतलब कहने का लाइक जैसे मैंने अभी 1 बोल दिया, 1 इसका आ जाए 1 इसका आ जाए, तो अगर आंसर दोनों के सेम आ जाए तो इसका मतलब यह होगा कि जो आंसर सेम आए हैं उन एफ ऑपरेट होने से, तो इसका मतलब है कि जो एलिमेंट्स लिए थे ए और बी ये डिफरेंट एलिमेंट नहीं थे बल्कि ये सेम एलिमेंट थे, ठीक है। इसकी मिसाल मैं अक्सर स्टूडेंट्स को देता होता हूं कि मैं कहता हूं 2 ट्विन ब्रदर्स हैं, ठीक है, तो वो दोनों भाइयों की मैं कहता हूं कि उनका जिसामत, उनके बाल, उनकी नाक, उनका आंखें, उनका कद, उनकी हाइट, उनकी मतलब हर चीज एक जैसी है, वो कपड़े भी एक जैसे पहनते हैं। अगर मैं कहूं कि उन दोनों का हम शैडो देखें तो शैडो दोनों ब्रदर्स का भी सेम होगा, जाहिर बात है सेम होगा ना, या नहीं होगा? वो शैडो दोनों का सेम होगा। अब दोनों भाइयों, 2 भाई, मतलब ये समझ लें कि एक भाई ए है, दूसरा भाई का नाम बी है, नाम दोनों का हमने डिफरेंट रख दिए। एक भाई अली है, दूसरा भाई जो है वो उस्मान है, ठीक है। अब दोनों अली और उस्मान के ऊपर जब मैंने एफ ऑपरेट करवाया, मतलब सूरज उनके ऊपर जब आया तो उनका जो शेडो बना, अब एफ समझ लें कि उनके ऊपर सूरज पड़ रहा है, ठीक है, मतलब उसका जो शेडो बनेगा उनका, तो वो दोनों का एक जैसा ही होगा ना। मतलब शेडो की जो हाइट होगी, ठीक है, या शेडो की जो जिसामत होगी वो वैसी ही होगी जिस तरह की उस्मान की है और उसी तरह की अली की होगी। तो हम कह सकते हैं कि शेडो को समझ लें ये 1-1 है, तो हम कह सकते हैं कि यहां पे उनके आंसर भी, एलिमेंट्स भी सेम होंगे, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को हम इनटू फंक्शन, ऑन टू 1-to-1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन हम इसको कहते हैं। तो
तो यहां पे मैंने वही एग्जांपल लिखी 0 1 2 सेट ए के अंदर एलिमेंट है और सेट बी के अंदर 0 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। तो क्या हुआ कि सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के सिंगल एलिमेंट से अटैच हो रहा है। पहली बात तो हमने देखनी है यहां पे कि सेट ए के हर एलिमेंट की अटैचमेंट है। अगर एक एलिमेंट पे भी यहां पे ओपन रह जाए, मतलब यहां पे 2 अटैच ना हो किसी के साथ, तो हम वो तो फंक्शन ही नहीं होगा। मतलब कहने का कि हर एलिमेंट ए के अटैचमेंट हो सेट बी के सिंगल एलिमेंट के साथ। मतलब कहने का कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस। ठीक है जी, इस तरह भी बात कर सकते हैं और दूसरे तरीके से, इस तरह मैंने आपको बताई बात, इस तरह भी बात कर सकते हैं। तो यहां पे वही बात की है मैंने कि एग्जांपल ए और बी लिखा मैंने, और जब एफ अटैच होता है ए के ऊपर तो आंसर बी मिलता है। 0 के ऊपर अटैच हुआ तो 1, 1 के ऊपर अटैच हुआ तो 2, 2 के ऊपर अटैच हुआ तो 3 आंसर आया। तो एफ इज सेड टू बी इंजेक्टिव, वी कैन राइट एज y इज इक्वल टू x प्लस 1, x बिलोंग करता है ए से। ये हमने इसको जनरलाइज कर लिया, ये स्टेटमेंट को, जो हमने ये रिजल्ट्स निकाले थे। ठीक है, इससे हमने ये जनरलाइज कर लिया। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है बेटा 1-to-1 करिस्पॉन्डेंस या बाइजेक्टिव फंक्शन। ये क्या होता है? 1-to-1 करिस्पॉन्डेंस या बाइजेक्टिव फंक्शन बेटा ये क्या होता है? एक फंक्शन f such that a goes to b is said to be bijective if function f 1-to-1 and on-to। मतलब ऐसा फंक्शन जो कि 1-to-1 भी हो और on-to भी हो। 1-to-1 पढ़ा है हमने कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस। ठीक है, मतलब कहने का कि अगर, या दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर 2 बाई एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, तो उनका शेडो भी एक जैसा ही होगा। मतलब कहने का कि 1-to-1 और दूसरे नंबर पर ऑन टू में मैंने पढ़ा था कि उनकी जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर इस तरह का सिनेरियो है तो ऐसा फंक्शन जिसमें दोनों चीजें आ रही हैं तो उसको हम बोलेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने बोला यहां पे एक सेट ए है और एक सेट बी है। हम देखते हैं कि हर एलिमेंट का डिस्टिंक्ट एलिमेंट, पहली बात है डिस्टिंक्ट एलिमेंट 1 मुख्तलिफ एलिमेंट है 2 से, 2 मुख्तलिफ एलिमेंट है 3 से, 3 मुख्तलिफ एलिमेंट है 4 से। मतलब मुख्तलिफ एलिमेंटों का इमेज मुख्तलिफ आया है। 1 का इमेज 2, 2 का इमेज 3, 3 का इमेज 4, 4 का इमेज 5। और सेकेंडली ऑन टू भी है। ऑन टू में मैंने पढ़ा था कि जो रेंज होती है, ठीक है, ये जिनके साथ अटैचमेंट होती है वो रेंज होती है। रेंज वो क्या हो? रेंज इक्वल हो को डोमेन के। ये टोटल जो था सेट बी वो को डोमेन था, लेकिन जिसके साथ अटैचमेंट थी वो रेंज था। तो रेंज इक्वल टू को डोमेन भी है, जिसको हम बोलेंगे फिर ये ऑन टू की एग्जांपल भी है, और 1-to-1 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, डिस्टिंक्ट इमेजेस भी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों चीजें इस फंक्शन में होल्ड हो रही हैं, तो हम बोलेंगे ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो हमने वही बात ए और बी हमने इस फॉर्मेट में लिख दिया। वो डिफाइंड एफ सच दैट ए गोज टू बी सच दैट, मैंने यहां पे एक फंक्शन लिखा y इज इक्वल टू x प्लस 1। ठीक है, तो x बिलोंग करता है ए सेट से, मतलब जो यहाँ पे एलिमेंट पुट करेंगे वो ए से आएंगे। जनरल बात है 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। ठीक है, तो जब 1 यहां पे पुट करेंगे तो आंसर इसका 2 आएगा। जब 2 पुट करेंगे यहां पे तो आंसर इसका, जब 2 पुट करेंगे यहां पे तो आंसर इसका 3 आएगा। जब मैं 3 पुट करूंगा इसके अंदर तो आंसर इसका 1 से जमा होकर 4 आएगा। जब 4 पुट करूंगा यहां पे तो 1 के साथ एड होकर ये 5 आंसर आ जाएगा। तो एफ इज बाइजेक्टिव हो जाएगा ये। ठीक है, अब ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑन टू फंक्शन को कैसे ग्राफिकली देखते हैं? 1-to-1 या बाइजेक्टिव फंक्शन, सॉरी 1-to-1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन को किस तरह देखते हैं, या फिर बाइजेक्टिव फंक्शन, या इसका दूसरा नाम बेटा एक और ज़हन में रखना है कि 1-1 करिस्पॉन्डेंस भी कहते हैं। बाइजेक्टिव फंक्शन को 1-1 करिस्पॉन्डेंस भी कहते हैं। उसको ग्राफिकली कैसे देखते हैं? बेटा मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये जो मैंने ऐसे पैराबोला बनाया है ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, और ये जो मैंने ग्राफ लिया है वो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का लिया है, वो ये ऐसे लिया मैंने। ठीक है, ब्लैक सा। अब बेटा इन तीनों को हम जब ग्राफिकली टेस्ट करते हैं, मतलब हमें अगर सिंपली कुछ भी ना दिया हो, हमें सिंपल ग्राफ दे दिया जाए, ऐसे ये लाइन दे दी जाए, तो हम उसको देख के भी बता सकते हैं कि हमारे पास ये फंक्शन कौन सा है, क्या ऑन टू है, क्या 1-to-1 फंक्शन है, क्या बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो इसके लिए हम हॉरिजेंटल टेस्ट यूज करेंगे। हॉरिजेंटल टेस्ट यूज करेंगे, ये जो बताने लगूंगा अभी ये हॉरिजेंटल टेस्ट है। अब बेटा हम क्या करेंगे? हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के। ठीक है, समझ आ गई? ये ब्लैक सी लाइन ड्रॉ की। अगर तो वो लाइन एक से ज्यादा जगह पे कट कर जाए ग्राफ के, ठीक है, तो
तो वो हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन, मैं वर्टिकल लाइन की बात नहीं कर रहा। वर्टिकल लाइन में तो था कि अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर दे तो वो फंक्शन नहीं है, एक पॉइंट पे कट करे तो वर्टिकल लाइन जो कि पैरेलल है वाई एक्सिस के तो वो फंक्शन है। तो अगर हॉरिजेंटल लाइन एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर जाए तो बेटा हम उसको बोलते हैं कि वो हमारे पास ऑन टू फंक्शन है। तो मैं अब यहां पे ये बता सकता हूं, मैंने नोट में लिखा ये बात कि इफ अ हॉरिजेंटल लाइन इंटरसेक्ट द ग्राफ एट लीस्ट वन पॉइंट, एटलीस्ट वंस, कम से कम एक पॉइंट पे कट कर जाए, कम से कम एक पॉइंट पे कट कर जाए, तो हम ऐसे फंक्शन को ऑन टू फंक्शन बोलते हैं या सब्जेक्टिव बोलते हैं। तो ये देखो, अब कम से कम एक पॉइंट पे ये कट की है लाइन, एक से ज्यादा पे भी कर सकती है क्योंकि कंडीशन मैंने बोली है एटलीस्ट वंस, ठीक है, एटलीस्ट वंस, तो ज्यादा भी हो सकते हैं। तो वो हमारे पास ये ग्राफ होगा किसका, ऑन टू फंक्शन का। सिमिलरली अब मैं दूसरी इस पे चलता हूं। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें और वो फंक्शन के एग्जैक्टली वन पॉइंट पे कट करे, मतलब एक पॉइंट पे कट करे, कभी भी एक पॉइंट से ज्यादा पे कट ना करे, जिस तरह यहां पे एक से ज्यादा पे कट कर गया, एग्जैक्टली वन पॉइंट पे कट करे अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ के, तो बेटा हम उसको बोलेंगे कि वो बाइजेक्टिव फंक्शन है या वन टू वन क्रिस्पोंडेंस है। If a horizontal line intersects the graph exactly once, then it is bijective या one to one correspondence। और थर्ड है कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन एट मोस्ट वंस पॉइंट, मतलब अगर एक से एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा एक पॉइंट पे कट करे, ज्यादा से ज्यादा कट अगर करे हॉरिजॉन्टल लाइन, वो एक पॉइंट पे कट करे, तो बेटा उसको हम बोलते हैं वो इंजेक्टिव फंक्शन है या वन टू वन फंक्शन है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो आपके चैप्टर नंबर 4 है फंक्शन का, उसके कुछ मजीद प्रॉब्लम करेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन राइट इन कमेंट बॉक्स। ओके, अल्लाह हाफिज।